गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में जबरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। और ये भी मैं आशा कर रहा हूँ कि आप पिछले लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। तो पिछले लेक्चर में जहाँ पे खत्म किया था आज वहीं से स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा दिया था कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है कौन से ईस्वी में। तो 1296 ईस्वी में। कैसे हुई थी मैं आप लोग को ये बता दिया था कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा या दामाद कौन हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों। तो ये पद्मावत मूवी में भी दिखाया हुआ है बच्चों कि जब जलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है कहाँ, कड़ा नामक स्थान पे, तो वहीं धोखे से जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा देता है। कौन? उसी का नेफ्यू, भतीजा या दामाद बोलो, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और ही हिमसेल्फ बिकम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी अब दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवा के। ठीक है बच्चों, यहां तक मैं बता दिया था। आज यहीं से प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है। और बच्चों ध्यान रखेंगे, आप लोग को अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आता है तो मैं ये आज डाउट क्लियर कर दूं। आप लोग को अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये सब भारत आए कहाँ से थे, अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी हो गया, चाहे ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, ये सब आए कहाँ थे, आए कहाँ से थे, तो आज क्लियर कर देता हूँ। मैं ये बता भी चुका था कि जब मैं मोहम्मद गौरी पढ़ाते वक्त बताया भी था और मोहम्मद गजनवी पढ़ाते वक्त कि मोहम्मद गजनवी और गौरी दोनों ही क्या थे बच्चों, तो तुर्किस थे। क्या थे? तुर्किस थे। ठीक है। तुर्किस मतलब तुर्क थे, तुर्क से आए थे। और ये भी मैंने बताया था बच्चों जब मैं मोहम्मद गौरी पढ़ा रहा था कि मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी हुआ करता था, मतलब सक्सेसर हुआ करता था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। तो कहने का मतलब हम दिल्ली सल्तनत में क्या, हिंदुस्तान में क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? तुर्किस रूल पढ़ रहे हैं। अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो तुर्किस रूल ही पढ़ रहे हैं, मतलब तुर्क शासन पढ़ रहे हैं। और हम जितने भी मुस्लिम रूलर के बारे में बात कर रहे थे, अभी तक कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? तुर्क हैं। सारे के सारे क्या हैं? तुर्क हैं, मतलब तुर्किस हैं। और भारत का सबसे पहला जो अफगानी वंश स्टार्ट भी होगा बच्चों, मतलब तुर्क जहां, मतलब तुर्क के लोग जहां पे खत्म होंगे और अफगान के वंश चालू होगा, वो कहां से होगा? तो मैं जब दिल्ली सल्तनत में बच्चों लोदी डायनेस्टी पढ़ाऊंगा ना बच्चों, वहां पे अफगानी आते हैं, मतलब अफगानिस्तान के लोग आएंगे। लेकिन गुलाम वंश हो गया बच्चों दिल्ली सल्तनत में। टोटल मैं 5 डायनेस्टी के बारे में बताया था ना कि टोटल 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन सा था? तो मैं फिर से लिख देता हूँ। स्लेव डायनेस्टी के बारे में जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, गुलाम वंश। सेकंड किसके बारे में पढ़ेंगे जो अभी चल रहा है, क्या? खिलजी डायनेस्टी। तो ध्यान रखना, खिलजी डायनेस्टी जो अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, इन प्रोसेस में है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। थर्ड डायनेस्टी के बारे में क्या मैं पढ़ाने जाऊंगा, तो तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ठीक है। और चौथा क्या पढ़ाएंगे इसमें? सैयद डायनेस्टी के बारे में। तो ये चारों डायनेस्टी में बच्चों जो भी लोग आएंगे वो तुर्क किस होंगे, मतलब तुर्क से ही आएंगे। मतलब इसमें जितने भी हम मुस्लिम रूलर के बारे में पढ़ेंगे वो सारे के सारे के तुर्किस होंगे, तुर्क से आएंगे। लेकिन जब मैं लोदी डायनेस्टी स्टार्ट करूंगा बच्चों, वहां पे तुर्किस से नहीं आएंगे, वहां कहां से आएंगे? अफगान से आएंगे, मतलब अफगानिस्तानी लोग होंगे। समझ में आया? यहां तक डाउट क्लियर है? मतलब हम मान के ये चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी जो भी चल रहा है वो तुर्कों का शासन पढ़ रहे हैं बच्चों। मतलब ये तुर्किस जितने भी मुस्लिम रूलर हैं वो तुर्किस से आए हैं, तुर्क से आए हैं। आई होप इट इज क्लियर। और लोधी डायनेस्टी में कहाँ के होंगे? अफगान के होंगे, अफगानिस्तान के होंगे। ठीक है। समझ में आ गया? आगे मूव करें। तो फाइनली मैं ये बता दिया था बच्चों पिछले लेक्चर में कि 1296 ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है। और नेक्स्ट जो सुल्तान बनता है वो कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो हेडिंग डालोगे बच्चों, आज पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि अपने चाचा बोलो या ससुर बोलो, उसकी हत्या करवा के धोखे से अपने खुद खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड है, रूलिंग टाइम पीरियड 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है। और आई होप आप लोग को याद होगा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था। तो मैं बताया था 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी, केवल 4 साल ही रूल किया था उन्होंने। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या है? 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है।
बच्चों मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकार ने ऐसा कहा है बच्चों कि जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी जर्नी जो शुरुआत हुई है बच्चों दिल्ली सल्तनत में, वो धोखे से हुई है। इसकी डेवलपमेंट जो होगी, विकास जो होगी मतलब जो ये डेवलपमेंट करेगा लोगों का, विकास करेगा वो काइंडनेस से मतलब होगा। लेकिन जो इसका अंत होगा, इसका जो टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत में रूल करने का, जो इसका अंत होगा, जो जर्नी जो इसका लास्ट होने वाला है, वो आतंक से होगा। मतलब क्या है कहने का मतलब, इतिहासकार ने ऐसा क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि हम सब ये जानते हैं बच्चों कि जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस नॉर्म वो तो फैक्ट है कि इसने जो शुरुआत की दिल्ली का सुल्तान का जो पद हासिल किया वो धोखे से ही तो किया। अपने चाचा और ससुर की हत्या धोखे से ही न करवाया जाकर। कड़ा नाम में मतलब जब वो मिलने गए थे उन अलाउद्दीन खिलजी से, उसके चाचा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसको धोखे से मारकर अपना राजगद्दी लिया। मतलब इसका जो जर्नी है वो धोखे से शुरुआत हुई, ये इतिहासकार बोलते हैं। और जब वो दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया बच्चों, तो शुरुआत जब वो दिल्ली पे के सिंहासन पे बैठा तो इनिशियली इसने अपनी जनता के फेवर में बहुत भलाई के काम किए। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जो जनता के भलाई के लिए हो। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी चलाई, ऐसी मतलब काम किए जो कि जनता के बहुत ही फेवर में जाते थे। इसलिए ये बोला गया था कि जिसका ये जो डेवलपमेंट करेगा वो काइंडनेस से करेगा, मतलब दयालुता से पूर्वक करेगा। और मैं ये समझाऊँगा कि इसका अंत जो होगा वो आतंक से कैसे होगा वो मैं बताऊँगा आगे जाके। यही कारण है बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलता है। इंस्क्रिप्शन का हिंदी क्या होता है बच्चों? अभिलेख। क्या बच्चों? अभिलेख में ये लिखा हुआ मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये इंस्क्रिप्शन का क्या नाम है? किस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? तो ध्यान रखना बच्चों, जोधपुर इंस्क्रिप्शन में। जोधपुर इंस्क्रिप्शन में जोधपुर इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ मिलता है बच्चों। और ये ध्यान रखेंगे कि जोधपुर जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरी की पूरी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ध्यान रखेंगे कि जोधपुर इंस्क्रिप्शन में ही अलाउद्दीन जो खिलजी है उसको गॉड से कंपेयर किया गया है। कहाँ? जोधपुर इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन जो खिलजी है इसका जो काम करने का तरीका है, उसके आधार पे इसको गॉड से कंपेयर किया गया है, मतलब भगवान से तुलना किया गया है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ये कहाँ लिखा हुआ है? जोधपुर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है? क्योंकि जोधपुर इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ मिला है बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी में मतलब देवतुल्य काम किया है। देवतुल्य का मतलब क्या? कि और ये मतलब ये देवताओं से, और इसको देवताओं से भी तुलना किया गया है, मतलब कंपेयर टू गॉड। मतलब अलाउद्दीन खिलजी को इसमें जोधपुर इंस्क्रिप्शन में भगवान से तुलना किया हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है उस इंस्क्रिप्शन के अंदर कि इसके आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। कहाँ ये सब कहाँ लिखा हुआ है? जोधपुर इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में, जो कि संस्कृत भाषा में टोटली लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है? और इसी से हमें पता चलता है कि इनिशियली ये जनता के फेवर में बहुत काम किया था, बहुत पॉलिसी ऐसी लाई थी। और धीरे धीरे इसने अपना साम्राज्य को क्या किया बच्चों? विस्तार किया। मतलब और ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपना साम्राज्य, अपना ये जो था रामराज, वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचाया। मतलब नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक अपना साम्राज्य को क्या किया? विस्तार किया। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है? और एक और फैक्ट होता है बच्चों, एक और फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि एक और पॉइंट है जो कि मैं लिख दे रहा हूं। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली he was the first sultan of Delhi who just started paying salaries टू हिज आर्मी। मतलब क्या है बच्चों कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि अपने सैनिकों को वेतन मतलब सैलरी देना स्टार्ट किया। मतलब सर इसके पहले नहीं दिया जाता था सैलरी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जब स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश पढ़ा रहा था उसमें मैंने बोला था
कि सैनिकों को वेतन नगद के रूप में कुछ नहीं दिया जाता था। क्या दिया जाता था ये भी मैं बताया था कि जब सेना युद्ध करने जाते थे तो वहां से लूटा हुआ प्रोविंस प्रांत जो लूट के लाते थे वही सैनिकों में बांट दिया जाता था। उसी को मतलब एकता बोलते थे, प्रांत को, प्रोविंस को। और जिसको मिलता था, जिस सैनिक को मिलता था, वहां का वो इक्तेदार बन जाता था, मतलब प्रोविंस हेड बन जाता था। मैंने ये बताया था ना जब गुलाम वंश पढ़ा रहा था। मतलब उस टाइम सैनिकों को कोई भी नगद के तौर पे वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जो कि अपने सैनिकों को क्या देना स्टार्ट किया, सैलरी देना स्टार्ट किया। मतलब नगद के तौर पे सैलरी देना स्टार्ट किया। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है बच्चों, ये भी ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है, मतलब दिल्ली सल्तनत में का अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान माना जाता है हु हैड स्टैंडिंग आर्मी। सर ये स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है मैं बताता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसके पास अस्थाई सेना मतलब रखी थी, जो कि अपने पास अस्थाई सेना रखी थी। स्टैंडिंग का मतलब क्या, अस्थाई सेना। मतलब अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जो कि अस्थाई सेना रखी। अस्थाई सेना का मतलब ये है बच्चों, थोड़ा सा मैं क्लाइमेक्स पीछे की ओर जाता हूँ, जो अभी मैं बता के आ रहा था कि पहले के सेना को केवल और केवल क्या दिया जाता था, युद्ध में जो भी हड़पी हुई प्रोविंस प्रांत होता था वो दे दिया जाता था, सैनिकों में बांट दिया जाता था, सैलरी नहीं दी जाती थी। इसलिए जब युद्ध हुआ करता था बच्चों, तब तो सैनिक युद्ध में बिजी होते थे। लेकिन जब युद्ध नहीं हुआ करता था, जब शांति काल होता था गुलाम वंश के टाइम में, तो उस समय अलग अलग सैनिक अलग अलग व्यवसाय किया करते थे, ऑक्यूपेशन किया करते थे। कोई लोहार लोहार का काम करते था, कोई ये कुम्हार का काम करता था। मतलब जब युद्ध नहीं होता था, जब सब बैठे रहते थे, मतलब युद्ध नहीं होता था तो सब फ्री रहते थे, तो उस टाइम क्या अलग अलग ऑक्यूपेशन करते थे सैनिक लोग। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैंडिंग आर्मी में मतलब रखा, मतलब अस्थाई सेना रखा। इसका मतलब केवल और केवल सैनिक, मतलब केवल और केवल सैनिक का ही काम करेगा, इसके अलावा कोई भी व्यवसाय नहीं करेगा कोई भी सैनिक। मतलब ये पहला ही सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जो कि सबसे पहले सैलरी की भी शुरुआत की, मतलब सैलरी देना भी स्टार्ट किया, और स्टैंडिंग आर्मी भी इसने रखा, मतलब अस्थाई सेना अपने पास रखा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, 3 पॉइंट अभी तक मैं बता दिया कि ये अलाउद्दीन खिलजी है पहला सुल्तान जो कि नॉर्थ से साउथ तक अपना साम्राज्य को विस्तार किया। दूसरा पॉइंट, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान जो इसने अपने आर्मी को सैलरी देना स्टार्ट किया। तीसरा पॉइंट, इसने स्टैंडिंग आर्मी रखा, स्थायी सेना रखा। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों कि इसने एक उपाधि हासिल की थी। किस चीज का उपाधि, तो ध्यान रखना, सेकंड अलेक्जेंडर की उपाधि हासिल की थी। सेकंड अलेक्जेंडर मतलब क्या, सिकंदर दूतिया की उपाधि हासिल की बच्चों, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और यही उपाधि हासिल करने के बाद इसका नेचर बिल्कुल बदल गया पहले की तरह। पहले ये लोगों के हित में काम किया करता था, लोगों के भलाई में पॉलिसी बनाया करता था, रिफॉर्म्स लाया करता था। लेकिन जैसे ही सेकंड अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर दूतिया का जब उपाधि हासिल की किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका नेचर बदल गया। अब वो ऐसा ऐसा पॉलिसी चलाया करता था जिससे लोग डरने लगे थे, घबराने लगे थे। इसलिए ही इतिहासकारों ने ये कहा था कि इसकी शुरुआत, तो इसकी जर्नी दिल्ली सल्तनत में धोखे से हुई थी। अपने चाचा की मौत धोखे से मरवा कर वो दिल्ली सल्तनत पे बैठा। लेकिन इसका जो अंत है वो आतंक से हुआ, क्योंकि वो जब सिकंदर दूतिया को उपाधि हासिल कर ली उसके बाद इसका नेचर बिल्कुल बदल गया और वो ऐसा ऐसा पॉलिसी लाने लगा जिससे लोग डरने लगे। इसलिए इतिहासकार ये बोलते हैं बच्चों कि जो इसका अंत है वो आतंक से हुआ। बच्चों समझ में आया क्यों बोलते थे इतिहासकार, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे मूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। और आगे क्या था, तो इसका जो आतंक से, ये इसका जो अंत है वो कैसे हुआ, आतंक से हुआ, ठीक है। अब 1298 ईस्वी की बात करते हैं बच्चों। कब, इन 1298, 1298 में, 1298 ईस्वी में फोर्थ अटैक होता है किसका, मंगोलॉयड की। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि तीसरा ये मंगोलों की आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में। चौथा आक्रमण किसके टाइम हुआ, 1298 में, किसके टाइम, तो ध्यान रखना किसके टाइम, अभी पढ़ा रहा हूं
कौन किसका रूलिंग पीरियड पढ़ा रहा हूँ? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। तो चौथा जो अटैक हुआ मंगोलॉयड का दिल्ली सल्तनत पे, ऑन दिल्ली सल्तनत, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत पे चौथा आक्रमण किसके टाइम हुआ 1298 ईस्वी में? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ। और ध्यान रखना बच्चों, जब मंगोलॉयड दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलॉयड को हरा देता है, डिफीट कर देता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा भी जाएगा कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कितनी बार मंगोलों की सेना को पराजित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कितनी बार मंगोलों की सेना को पराजित किया? तो ध्यान रखेंगे, he defeated he defeated 3 times, he defeated 3 times। मतलब मंगोलों की सेना को अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बार पराजित किया। इसलिए एक और सवाल इसी से बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के टाइम हुआ? तो वो भी आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही। ठीक है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था मंगोलों की सेना को। और सबसे ज्यादा हराया भी कितनी बार कौन था? तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने। कितने बार? 3 बार। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण किस सुल्तान में सबसे ज्यादा बार हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। कितना बार हराया इसने मंगोल की सेना को? तो 3 बार हराया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे मूव करें। इसके बाद 1298 ईस्वी की ही बात कर रहे हैं बच्चों। अभी 1298 ईस्वी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अब कहाँ जाता है? गुजरात मिशन पे निकल जाता है बच्चों। गुजरात मिशन पे, कहाँ? गुजरात मिशन पे निकल जाता है। तो 1298 पे अलाउद्दीन खिलजी गुजरात मिशन पे निकल जाता है, अभियान पे निकल जाता है, गुजरात के अभियान पे। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में बच्चों गुजरात पे अटैक कर, जब मिशन पे गया तो वहां अटैक करता है, कहाँ? गुजरात पे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस समय वह गुजरात पे अटैक करने गया था उस टाइम जो रूलर था गुजरात का वो कौन था? तो ध्यान रखेंगे, उस टाइम जो रूलर था बच्चों वो कौन था? तो आप लोग नाम ध्यान रखना कि जब अलाउद्दीन खिलजी जिस टाइम 1298 ईस्वी में जब गुजरात के मिशन पे निकला अटैक करने के लिए, उस टाइम जो गुजरात में रूल कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो नाम ध्यान रखना, कर्णदेव कौन कर रहे थे रूलिंग। वहां के जो रूलर थे वो कौन थे? गुजरात के कर्णदेव। कब? जब 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी निकला था अटैक करने के लिए गुजरात मिशन पे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान पर ही कर्णदेव को पराजित भी किया था, डिफीट भी किया था। किसको? अलाउद्दीन कर्णदेव को। किसको डिफीटेड, मतलब किसको डिफीट किया था? कर्णदेव को उसने डिफीट भी किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, वो कौन था? कर्णदेव उस टाइम गुजरात का रूलर था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे बच्चों एक और पॉइंट, गुजरात से ही अलाउद्दीन खिलजी अपने लिए एक स्लेव, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम खरीद कर लेके आया था, जो कि एक मतलब जब मैं पढ़ा था हिस्ट्री तो इसमें पता चला था कि जब वो गुजरात के मिशन पे गया तो सबसे पहले उसने कर्णदेव को हराया जो कि वहां के रूलर थे, और वहीं से एक स्लेव गुलाम खरीद करके लाया जो कि एक किन्नर हुआ करता था बच्चों, जिसका नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक फिरोज। क्या नाम था? एक मिनट, क्या नाम था? मलिक फिरोज। क्या नाम था? मलिक फिरोज। ये कौन था? जब गुजरात मिशन पे गया था अलाउद्दीन खिलजी तो सबसे पहले कर्णदेव को हराया, उसके बाद वहां से एक गुलाम स्लेव खरीद करके लाया जो कि एक किन्नर हुआ करता था जिसका नाम मलिक फिरोज था। ठीक है, क्यों खरीदा इसको? क्योंकि मलिक फिरोज बेहद साहसी और ईमानदार और बेहद होशियार भी हुआ करता था। इसी बात से प्रभावित होकर वहां गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था। और कितने में खरीदा था? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, 1000 दिनार में खरीदा था। दिनार में, 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए मलिक फिरोज को किस नाम से जाना जाता है? तो 1000 दिनारी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 1000 दिनारी किसको बोलते हैं? तो आंसर होगा मलिक फिरोज। और ये मलिक फिरोज कौन था? जब गुजरात मिशन पे गया था अलाउद्दीन खिलजी तो वहीं से एक स्लेव गुलाम खरीद करके लाया था जो कि एक किन्नर हुआ करता था जिसका नाम मलिक फिरोज था। ठीक है, सॉरी सॉरी, मलिक फिरोज मैं बोलते जा रहा हूँ, दम दिमाग का यहाँ पे। मलिक काफिर बच्चों, मलिक काफिर, मलिक काफूर, काफिर, काफूर, मलिक काफूर। सॉरी सॉरी, मलिक काफूर नाम था उसका, मलिक फिरोज नहीं। सॉरी फॉर मिस्टेक, मलिक काफूर नाम था, मलिक काफूर।
ठीक है। तो मलिक काफूर नाम का एक स्लेब खरीद करके लाया था। मलिक ये मैं पता है मलिक फिरोज का मतलब वो वाला जलाउद्दीन खिलजी वाला एक्चुअल नेम मुझे अभी तक माइंड में चल रहा था, सॉरी। मलिक काफूर, क्या नाम था उसका? मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार में खरीदा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? और अलाउद्दीन मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो मतलब ये था, बहुत होशियार भी था ये मलिक काफूर, बहुत ईमानदार भी था। इसी से प्रभावित होकर इसने अपना आर्मी चीफ भी बना लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सेनापति भी बना लिया अपना। किसको? मलिक काफूर को किसने बना लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही प्रभावित मतलब किया था अलाउद्दीन खिलजी को। इसलिए सबसे पहले इसको गुजरात से खरीद करके लाया, एज अ स्लेव बना के लाया। उसके बाद इसको आर्मी चीफ बना लिया, अपना सेनापति बना लिया। ठीक है बच्चों। और इसी के अगले साल बच्चों 1200 इसी के अगले साल जब 1298 में इसने गुजरात के मिशन पे निकला था, इसी के अगले साल मतलब 1299 ईस्वी में बच्चों अलाउद्दीन खिलजी कहाँ अटैक करता है इसके बाद? तो अलाउद्दीन खिलजी, एक मिनट, कहाँ अटैक करता है 1299 ईस्वी में? तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक अटैक ऑन रैनथम्बोर। कहाँ? रैनथम्बोर में अटैक करता है। 1298 ईस्वी में कहाँ अटैक करने गया था? गुजरात मिशन पे गया था, जहां का रूलर कौन था? कर्णदेव। अब 1299 ईस्वी में कहाँ गया अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने? तो रणथंबोर गया। और रणथंबोर ये एट प्रेजेंट कहाँ है बच्चों? तो ध्यान रखना, ये आप लोग को भी पता होगा कि राजस्थान में है। क्यों रणथंबोर इतना फेमस जगह है? क्योंकि रणथंबोर एक नेशनल पार्क है, जो कि स्टैटिक जीके में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रणथंबोर नेशनल पार्क दैट इज वेरी फेमस फॉर टाइगर। टाइगर के लिए बहुत फेमस है ये रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ मौजूद है? राजस्थान में। तो ये रणथंबोर एट प्रेजेंट कहाँ है? राजस्थान में। वहीं अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने गया था रणथंबोर में ही 1299 ईस्वी में। उस टाइम जो रूलर थे रणथंबोर का, वो कौन हुआ करते थे? तो नाम ध्यान रखना, हमीर देव। उस टाइम जो रूलर हुआ करता था रणथंबोर का, जब वो अटैक करने गया था रणथंबोर, अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम जो रूलर थे, शासक कौन वहां के शासन चला रहे थे? तो हमीर देव थे वहां के रूलर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? तो 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात मिशन पे गया, जहां का रूलर कौन था? कर्णदेव। 1299 ईस्वी में रणथंबोर गया, जो कि अभी एट प्रेजेंट राजस्थान में है। वहां का उस टाइम रूलर कौन था? तो हमीर देव था। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक अमीर खुसरो नाम का फेमस पोएट हुआ करता था। अमीर खुसरो, आप लोग को नाम याद ही होगा। अमीर खुसरो वाज द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अमीर खुसरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं। अमीर खुसरो वाज द फेमस पोएट फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वाज द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों। और हम सब जानते हैं बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी को ही क्या एक और नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, क्या नाम से जाना जाता है? तो पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पैरोट ऑफ इंडिया मतलब हिंदी में बोलो तो तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। किसको? अमीर खुसरो को, जो कि दरबारी कवि हुआ करता था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जिसको एक और नाम से क्या जाना जाता है? पैरोट ऑफ इंडिया मतलब तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। और ये अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो यूपी के ईटा नामक जिले के पटियाली नामक जगह पे हुआ था। ईटा, यूपी के ईटा मतलब यूपी के ईटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। कि हाँ, किसका जन्म? अमीर खुसरो का। और जो ईटा है, जो एट प्रेजेंट अलग होकर क्या बन गया है? अब एट प्रेजेंट ये ईटा, पहले जो ईटा बोला जाता था, एट प्रेजेंट ये अलग होकर कासगंज जिला बन गया है। तो पहले का मैं बता रहा हूँ, जब अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के ईटा नामक जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। तो ध्यान रखना, कहाँ हुआ था जन्म अमीर खुसरो का? जो कि एट प्रेजेंट ईटा जो जिला पहले हुआ करता था, वो एट प्रेजेंट यूपी में कासगंज बन गया है। ठीक है।
तो कहाँ हुआ था जन्म? ईटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी अमीर खुसरो को? तो ये भी ध्यान रखना, दिल्ली में हुई थी। जन्म यूपी के ईटा जिले के पटियाली गांव में हुई थी और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने कवि के तौर पे अपना कैरियर उसी के टाइम से शुरुआत किया था। किसके टाइम से? मैं ये पढ़ाया था, गयासुद्दीन बलबन के टाइम से ही इसने अपना ये कवि के तौर पे अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया था। किसके टाइम से? मतलब गयासुद्दीन बलबन के टाइम में भी ये उसका कवि रह चुका था। लेकिन मतलब ये मैं बता रहा था कि अपना कवि के तौर पे उसने अपना कैरियर गयासुद्दीन बलबन के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। किसने? अमीर खुसरो ने। और ये अलाउद्दीन खिलजी का भी दरबारी कवि हुआ करता था। तो इनको पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म यूपी के जिले के पटियाली गांव में हुआ था, जिसको अभी ईटा जिले एट प्रेजेंट यूपी में कासगंज जिले के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। और ये गयासुद्दीन बलबन के ही टाइम से अपना ये कवि के तौर पे अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया था। तो आई होप यहाँ तक आज बहुत एनफ है। आज यहीं पे द एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे और आप लोग ये याद करिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये खत्म होगा खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद अगला डायनेस्टी से शुरुआत कर देंगे। ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा स्टोरी के टाइप पढ़ाने में। और आप लोग भी खुद बहुत मेहनत करिए, तभी मजा आएगा। जो भी नोट्स लिखवा रहे हैं, ये सब जो भी है, आप लोग प्लीज 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 लिख लिख के 2 बार सुन लीजिए वीडियो, आप लोग को कंठस्थ हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टाटा, बाय।